गुड इवनिंग कैडेट्स, एस्पायरेंट्स। आप आज जो वीडियो देख रहे हैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर से, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी क्लास ब्रेक नहीं होने दूंगा। रीजन उसका यही रहा कि रीजन तो कुछ नहीं रहा, मैंने क्लास ब्रेक नहीं होने दी आपकी। दरअसल आज मुझे जयपुर निकलना है, तो मैंने इसी वजह से ये जो वीडियो है इसको रिकॉर्ड करके आपके टाइम पर ये आपको मिल जाएगी। दरअसल बच्चों, मैंने अभी तक आपको ना ईएम वेव्स पढ़ाई थे। अब अगर आप जाएंगे ना तो ईएम वेव्स को देखो। मैंने इस ईएम वेव्स में आगे आने वाले क्वेश्चंस जो बन भी सकते थे, मैंने हर उस टाइप के क्वेश्चंस को उठाने की कोशिश की। मैंने तकरीबन 22 या 23 क्वेश्चन उठा के यहां पे दिए। अगर इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया, मुझे नहीं लगता ईएम वेव से बाहर कोई क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, अगर कोई स्पेशलाइज स्टडी पूछे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आता है। बाकी इससे ज्यादा ही मैंने कराया है, सारी चीजें मैंने कराई हुई हैं। तो देखते जो आए हुए क्वेश्चंस हैं आज हम उनके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, इसने कहा सबसे पहले कि हालांकि मैंने इसमें आंसर दे रखे हैं कि जब आप वैक्यूम में होते हो, ठीक है ना, जब आप वैक्यूम में होते हो तो उस टाइम पर क्या चीज, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम या फिर वैक्यूम को बोलते हैं निर्वात, ठीक है ना, जब विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में चलती हैं तो क्या चीज सेम रहती है, ठीक है ना। अब आधे बच्चों के दिमाग में यह रहता है कि सर V इक्वल्स टू एल लैम्डा, है ना, कि सर वेलोसिटी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी और वेवलेंथ भी। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें पूरा सीक्वेंस बताया था, गामा एक्स यूवी वी आई आर एस आर एल आर। ऊपर से नीचे आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या बढ़ती थी, फ्रीक्वेंसी। याद रखना बेटा, यहां पर n इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, और ये तभी पॉसिबल है जब वो वेलोसिटी को क्या ले ले, कांस्टेंट। वेलोसिटी को क्या ले ले, या स्पीड अगर डायरेक्शन के साथ हो तो, ठीक है ना, इसको वो क्या ले ले, कांस्टेंट, ठीक है ना, क्या ले ले वो, नियत। तो याद रखना इसमें हमारा आंसर क्या हो गया, स्पीड। मैंने इसे हाईलाइट किया है आज बैठ के। ओके, अगले की बात करते हैं। इसमें हर बार यही करना पड़ेगा। इसने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है ना, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आर, सॉरी, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर। देखो बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बोला था, ठीक है, कि ये कुछ इस तरह से चलती है, ठीक है ना, एक दूसरे से ऐसे एंगल पर, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे ऐसे चल रही है तो पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट पैरेलल फिर से नहीं है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है ना। अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि रोमर ने बताया। किसने बताया था, रोमर ने। किसने बताया, रोमर ने बताया था। किसने बताया था, रोमर ने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3:10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ईएम वेव, ठीक है। अगर तुम में से किसी को याद हो तो मैंने तुमसे कहा था गामा एक्स यूवी वी आई आर एस आर और एल आर, यही बताया था ना। गामा भी आ गया, एसआर को माइक्रोवेव्स कहते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, साउंड वेव्स। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव्स होती है। साउंड वेव कौन सी वेव होती है बेटा, मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंग बोलते हैं। तो ये कौन सी तरंग है, यांत्रिक तरंग है, क्योंकि इसे चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आगे का, ठीक है ना, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। नो डाउट रेडियो वेव से, इस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा है, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन है। इसने कहा कि ऑसिलेटिंग वेव्स है। वेव्स जो है ना, मैंने तुमसे कहा था कि इसने कहा आउट ऑफ फेज बाय 90, नहीं भाई इसमें नहीं हो सकता, आउट ऑफ फेज बाय 180, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, ये एक ही प्लेन में होती है, पर कैसे चल रही होती है, परपेंडिकुलर। इनका फेज सेम होता है, ठीक है ना। अगर तुम देखोगे तो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है ना, बट एक दूसरे से कैसे चल रही होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है।
फेज का मतलब होता है एंगल। चलो अब कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कैसे होते हैं। मैं इसको मार्कर को ठीक कर लेता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कैसे होती है, ठीक है ना। तो अब जरा सुनो, जब भी किसी जगह पे चार्ज होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। जब ये चार्ज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होती है, वेग इसका नियत होता है, तो ये दो चीजें पैदा करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है प्लस मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है ना। अगर यही चार्ज एक्सिलरेटेड हो जाए, अगर यही चार्ज क्या हो जाए, एक्सिलरेटेड हो जाए, तो बेटा याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इसमें एक चीज पैदा होती है जिसका नाम क्या था, रेडिएशन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस होते हैं, ये वैद्युत चुंबक कंपन होते हैं, जिनको हमने क्या बोला था। तो हमें पता है स्टेशनरी चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हाइपोथेटिकल है। तो आंसर क्या बच गया हमारे पास, ठीक है ना, एक्सिलरेटिंग चार्ज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि ट्रांसवर्स नेचर क्या बताता है, ठीक है ना। तुम्हें यहां पर इसने कुछ और नहीं पूछा, तुमसे यहां पे पूछा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बीच का जो डिफरेंस था। इसने पूछा है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग, अगर हिंदी में याद हो तो अनुदैर्ध्य और यहां पे कौन सी, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है ना। मैंने कहा था कि इसमें पोलराइजेशन नहीं होता है, इसमें ध्रुवण नहीं होता है और इसमें पोलराइजेशन होता है, इसमें ध्रुवण होता है, ठीक है ना। मैंने कहा था कि अगर तुम में से किसी को याद हो तो ये इलास्टिसिटी पर डिपेंड करते हैं, प्रत्यास्थता पर, और ये किस पे डिपेंड करती है, रिजिडिटी पे, दृढ़ता पे, ठीक है ना। इसलिए ये सिर्फ सॉलिड में मिलती हैं और सरफेस ऑफ लिक्विड पे मिल सकती हैं, लेकिन ये किस में मिल सकती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और किस में, गैस में भी, ठीक है ना। ये हमारी सारी बातें हो चुकी हैं। अच्छा, इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रू। पहला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सही है। इसने कहा कि इसे चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, कभी नहीं थी, कभी भी नहीं होती। दे कैन कैरी एनर्जी बट नॉट मोमेंटम, बेटा ये एनर्जी और मोमेंटम दोनों को कैरी करता है, ठीक है ना। दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हां, पर ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हाइजन के अकॉर्डिंग है, जो बाद में गलत हो गया था। दे आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस, मैंने तुमसे कहा था ये वैद्युत चुंबकीय कंपन होते हैं, ठीक है ना, जो ईएम वेव्स को पैदा करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, इसने कहा है कि इसको डबल कर दो, v इक्वल्स टू एन लैम्डा, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, ठीक है ना। अब इसने कहा है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना। अच्छा, इसने किसको डबल किया, फ्रीक्वेंसी को डबल किया, कोई बात नहीं, इसने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, ठीक है ना। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सेम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, वो भी जानी। ये तो सिंपल है। इसने पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी गामा, एक्स, यूवी, वी, आई आर, एस आर और एल आर। बेटा इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन एनडी और सीडीएस के हैं, ठीक है। अब इसने पूछा रिमोट कंट्रोल में कौन सी वेव्स यूज होती है, कल ही बताया रिमोट कंट्रोल में कौन सी वेव्स यूज होती हैं, रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव रेडार बनाती हैं और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन में है। विजिबल रेंज 400 to 700। विच ऑफ द फॉलोइंग
इसने कहा है कि मेटल पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जो टारगेट करें, तो कौन सी रेस को टारगेट करते हैं? एक्स रेस को करते हैं, क्योंकि गामा रेस तो पेनिट्रेट हो जाती है, ठीक है ना। ओजोन लेयर के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ओजोन लेयर को कौन रोकता है? बेटा स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर पाई जाती है ओजोन, समताप मंडल में, ऊपर से आने वाली यूवी रेस को ये रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ओजोन लेयर, जिसमें सड़ी मछली जैसी गंध आती है। और बेटा इसकी यूनिट हम किससे नापते थे? डॉप्सन से। रेडार में कौन सी वेव यूज होती है? रेडार में यूज होती है माइक्रोवेव्स, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। विजिबल लाइट से रेजर बनता है, लेजर, लेजर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर क्या करती है बेटा? एनर्जी और मोमेंटम दोनों। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड, दैट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। बेटा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बता दूं, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। अंदर वाले हिस्से को कहते हैं कोर और बाहर वाले हिस्से को कहते हैं क्लैडिंग। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सब कोर से चलती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सब किस में चल रही होती है? कोर में चल रही होती है, ठीक है ना। और हमें पता है कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्लैडिंग से ज्यादा होता है, यानी कि कोर जो होता है वो भारी होता है किससे? क्लैडिंग से। और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो हमें टीआईआर की वो कंडीशन याद आनी चाहिए, लाइट शुड कम फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो जिसमें डेंसर मीडियम में लाइट आए वो हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है? टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर, थोड़ी देर पहले बात बोला था कि एनर्जी पैदा करती है, तो एक्सरे से रुक जाती है। पेनिट्रेशन कौन करता है हमेशा? गामा रेस। अल्फा बीटा गामा में भी सबसे ज्यादा है। इसने कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, स्पीड ऑफ लाइट ये है, तो फॉर्मूला क्या होता है? बेटा मैंने म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी सबको याद कराया हुआ है, तो एन बराबर क्या हो गया? सी अपॉन वी। सिंपल, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डज नॉट प्राइमरली यूज एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स यूज हो रही है, ठीक है ना। मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटरफेरेंस, ठीक है ना। हीटिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवन, ठीक है ना। प्राइमरी प्रॉपर्टी नहीं है इसने कहा, साउंड रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करके किस में बदल रही होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, ये तो स्लाइड्स खत्म होगी और मैं थैंक यू की भी स्लाइड नहीं बना पाया, ठीक है। बस चलो इन प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है ना। इस स्लाइड्स को मैं इस पीडीएफ को तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ साल में आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार इन क्वेश्चंस पे तुम अपने आप भी प्रैक्टिस कर लो। वैसे तो मैंने तुम्हें आंसर दे रखे हैं। थैंक यू सो मच, और वीडियोस को शेयर करते हो। चलो, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।